कैसे हो आप सब? बढ़िया है दोस्तों। हमारे एमके कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम 7वां लेक्चर आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों, गुप्त ऊष्मा। और पहले लेक्चर का वीडियो डाल दिया हूँ दोस्तों, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं दोस्तों, हम आप सबको बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, मतलब कि जब कोई पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे जल को मान लीजिए गर्म कर रहे हो, ठीक, तो तापमान बढ़ाता है, मतलब तापमान बढ़ाने पर, मतलब कि तापमान बढ़ाने पर हम जब गैस को तेज़ कर लेते हैं, उसी को तापमान बढ़ाने को कहा जाता है। तापमान बढ़ाने को हमने देखा होगा कि जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती, जब कोई बर्फ़ को हम प्लेट में रखते हैं, उसके बाद गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जब तक गल नहीं जाती, बीकर का तापमान 0 सेल्सियस नहीं बदलता। बीकर को लगातार गर्म ऊष्मा करने के बाद भी ऐसा ही होता है। जब द्रव को गर्म करते हैं तो बीकर का तापमान बढ़ जाता है। बीकर पर दोस्तों जो बीकर होती है वह गर्म हो जाती है, उससे क्या होता है, जो जल होता है, बर्फ़, वह पिघलने लगता है, बढ़ जाता है। परंतु क्वथनांक बिंदु तक पहुंचने के बाद बीकर का तापमान नहीं बढ़ता। द्रव के वाष्प, द्रव मतलब पानी और वाष्प मतलब भाप, में बदलने तक तापमान स्थिर रहता है। जबकि द्रव को लगातार गर्म ऊष्मा करते हैं, तब प्रश्न उठता है कि ऊष्मीय ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से हो रही है। दोस्तों जब हम गैस बंद कर देते हैं, उसमें आपूर्ति कहाँ से होती है, वही पूछ रहा है आगे। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में होता है। बर्फ के गलना मतलब बर्फ का गलना में तापमान वृद्धि नहीं होती। जब दोस्तों बर्फ गलता है तो क्या होता है, तापमान वृद्धि नहीं होती, एक ही तापमान पे छोड़ दीजिए, गल जाएगा। तापमान में वृद्धि नहीं होती क्योंकि तापमान में बिना किसी प्रकार की वृद्धि हुए ऊष्मा ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। जब सारी बर्फ जल में बदल जाती है, तब ऊष्मीय ऊर्जा की आपूर्ति तापमान में वृद्धि होती है। यह माना जाता है कि ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ द्वारा अवशोषित होती है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ के छुपी रहती है। दोस्तों जो होता है, देख मान लीजिए एक बर्फ ले लीजिए, एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, जान दीजिए दोस्तों, एक बीकर ले लीजिए, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, उससे ले जाइए, जब प्रकाश निकलता रहता है, मतलब सूर्य भगवान निकले रहते हैं, तो रख दीजिए, किसी प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए क्या हो जाएगा, गल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक दोस्तों। ऊष्मा से गल जाता है बर्फ, उसी को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक। चलो जब जल उबलता है तो ऊर्जा की लगातार आपूर्ति से भी ऊष्मीय तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा द्रव के कण के बीच आकर्षण बल प्रयोग होती है तथा इसकी भौतिक अवस्था द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जल से वाष्प में मतलब गैस में बन जाती है, अर्थात। तो दोस्तों इसका यहीं से लिख लो आप सब, यहीं से आप सबको लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। चलो हम पढ़ देते हैं। अतः वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित कर देती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। भौतिक अवस्था परिवर्तित कर देती है, उससे प्रकाश, जब ऊष्मा बर्फ पर पड़ता है तो क्या होता है, उससे क्या होता है, गला देता है, भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देती है, ठीक। उसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। आगे, अतः गुप्त ऊष्मा पदार्थ की भौतिक अवस्था के परिवर्तन में प्रयोग होती है, अर्थात तथा यह यंत्र बीकर के तापमान के साथ बढ़ती है। का अर्थ है कि छिपी या गुप्त, इसके गुप्त ऊष्मा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है या उसकी छिपी रहती है। आगे,
यह जानना आवश्यक है कि भौतिक अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोस्तों गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो होगा जल, जब बर्फ़ से गलेगा तो क्या होगा, गति में परिवर्तन थोड़ी होगा, गति तो वही रहेगा। गति ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है तथा जब ठोस अपने गलनांक बिंदु पर पिघलता है तो उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जल द्रव अपने क्वथनांक बिंदु पर उबलता है तो उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात बर्फ, जल 0 सेल्सियस तथा 273 केल्विन पर गतिज ऊर्जा समान है। इसीलिए जल तथा वाष्प के कणों की 100 सेल्सियस तथा 373 केल्विन पर गतिज ऊर्जा समान है। गुप्त ऊष्मा निम्न 2 प्रकार की होती है। चलो दोस्तों आगे, पहली गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं समझिए। पहला हेडिंग गलन की गुप्त ऊष्मा। एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय मतलब जब उस पर दाब लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस मतलब कि बर्फ़, 1 किलो बर्फ़ ले लीजिए को उसके गलनांक, उसे गलाइए। गलनांक द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस ठोस की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों जैसे कोई बर्फ़ है, उसे गलाने के लिए जितनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ को जो पावर वायुमंडल दाब लगा के उसे गला रहा है उसी को क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ ले लीजिए, उसे दबाइए रहिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप वायुमंडल दाब लग रहा है ना तो वह गल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। जितना कार्य करना पड़ता है उसी को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है आगे, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है। इसका तथ्य यह है कि गलनांक बिंदु 0 सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ़ को जल में परिवर्तित कर देता है। करने के लिए सामान्य तापमान पर 0 सेल्सियस पर 3.34 × 10⁵ जूल ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बर्फ़ जिस पदार्थ से अपनी 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा देता है तथा वह पदार्थ अधिक तेज़ी से ठंडा हो जाता है। जैसे दोस्तों कमरे में बर्फ़ रखा जाए तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा। ठीक, जब हम बर्फ़ के टुकड़े को हथेली पर रखते हैं तो तुरंत हटा देते हैं, ठंडा हो जाता है ना, तो हमें बहुत ठंडा लगता है। इसका कारण यह है कि बर्फ़ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। दोस्तों बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा हाथ हार्ड होता है, साफ होता है, तुम्हारे हाथ में पावर होती है, जिससे रखने पर तुरंत गलने लगता है बर्फ़। ठीक, उसी से क्या होता है, ठंड लगने लगती है हाथ। और हमारी हथेली से गुप्त ऊष्मा गलन के लिए आवश्यक लेने लगती है। हमारी हथेली बर्फ़ को ऊष्मीय देने लगती है, मतलब जो हमारी हथेली ऊष्मा होती है वह बर्फ़ को दे देने लगती है और हमें बहुत ठंडा आभास होता है। अतः जब हम एक ठोस पिघलता है तो इसके ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उससे जो हमारा हाथ है ऊष्मा है और जो बर्फ़ है वह बर्फ़ रखने पर, तो जब ऊष्मा उस पर जाएगा बर्फ़ पे तो क्या गलेगा, उसके बाद हमारा हाथ ठंडा लगेगा और जितनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, तो इसे ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरे ओर जब द्रव जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ऊष्मा निकलती है। इसमें जब द्रव होता है, जब जम जाता है बर्फ़ तो ऊष्मा निकलती है। आगे, यह जानना आवश्यक है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, समान द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए उतनी ही समान ऊष्मा निकलती है। जब 0 सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ़ पिघलाया जाता है तो 0.34 × 10⁵ जूल ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा जब 0 सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ़ को बर्फ़ में परिवर्तित करते हैं तो 0.34 × 10⁵ जूल की ऊष्मा निकलती है। दोस्तों जब हम गर्म करते हैं तो उसे उतनी ही निकलती है और उतनी बनने में लगती है। ठीक, जैसे ठोस से द्रव में जाओगे क्या होगा, गलन होगा, और जब जल से बर्फ़ में आओगे तो क्या होगा, जमना होगा। ठीक, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।